जय हिंद दोस्तों। मैं अमित कुमार सिंह स्टडी टेबल 9th एंड 10th चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम क्लास 9th की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर मैट्रिन और सराउंडिंग लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं चैप्टर फर्स्ट में मैट्रिन और सराउंडिंग में जो क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। और जितने भी अभी तक हमने थ्योरेटिकल पार्ट अपना पूरा किया है, जितना भी थ्योरी हमने पढ़ा है, उसी के बेसिस पे हम लोग सारे क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का है, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं सारे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। पूछ रहा है कि कह रहा है कि जो यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है ये केल्विन में दिया हुआ है, इसको आपको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, सेल्सियस स्केल में चेंज करना है। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 293 माइनस 273 कर देंगे। ठीक है, 293 माइनस 273, क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल कितना होता है, 273 होता है। तो डिग्री सेल्सियस में ये टेम्परेचर कितना हो जाएगा, जब इसको माइनस करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मैंने आपको बताया था केवल ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह इसका भी देख लेते हैं। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा। हम क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 470 माइनस 273 केल्विन। ठीक है, अब डिग्री सेल्सियस में ये कितना आ जाएगा, ये जब हम इसको माइनस करेंगे तो लगभग आ जाएगा हमारा 197 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही लगाया है हमने, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन होता है। तो हमने क्या किया कि 273 केल्विन को दिए गए केल्विन टेम्परेचर से माइनस कर दिया, तो हमारा डिग्री सेल्सियस में आंसर आ गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन इसी बेसिस पे है, उसको भी देख लेते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू केल्विन स्केल। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे हमें केल्विन से सेल्सियस में चेंज करना था, इस क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन में हमें डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, जहाँ पे हम 273 माइनस कर रहे थे उसी की जगह पे हम 273 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 273 ऐड कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, ये 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 प्लस 273, ये हम इसको ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा लगभग 298 केल्विन। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा 298 केल्विन। तो 25 डिग्री सेल्सियस को जब हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो वो आ जाएगा 298 केल्विन। ठीक है, 298 केल्विन। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको जब थ्योरी में पढ़ा रहा था, जब डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया था कि कैसे चेंज करेंगे, तो ये वाला एग्जांपल मैंने कराया भी था। ये एग्जांपल है हमारा, मान लीजिए हमको क्या करना है, 373 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 373 प्लस 273 इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, जब इसको ऐड करेंगे तो ये केल्विन में कितना हो जाएगा, ये केल्विन में हो जाएगा 646 केल्विन, लगभग, हाँ 646 केल्विन हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 646 केल्विन। तो ये 373 डिग्री सेल्सियस को 646 केल्विन में हमने चेंज कर दिया। यहाँ पे आप लोग एक बार क्वेश्चन देख के आपको जल्दबाजी में ऐसा लगेगा कि 373 केल्विन में से अगर 273 माइनस कर दें तो 100 आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, आप माइनस नहीं करना है। आप लोगों को मैंने बताया था, जैसे यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप बताइए कि आप बताइए केल्विन में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा। तो हम जानते हैं कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये केल्विन में कितना होगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, 273 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 373 केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, और केल्विन में 373 केल्विन होता है। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए ह्यूमन का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर डिग्री केल्विन में कितना होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि डिग्री सेल्सियस में ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में कितना हो जाएगा, इसमें हम 273 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 310 केल्विन।
तो बॉडी टेम्परेचर जो होता है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो होता है केल्विन में 310 केल्विन होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं यहाँ पे कन्वर्जन के लिए, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है गिव रीज़न मतलब रीज़न देना है दिए गए जो सेंटेंस है हमारे। तो पहला सेंटेंस है नेप्थलीन बॉल्स डिसअपियर विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। नेप्थलीन बॉल्स डिसअपियर हो जाते हैं बिना किसी सॉलिड को छोड़े हुए। इसका मतलब है, जब मैंने आपको एक कन्वर्जन बताया था कि सॉलिड जब भी डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है वो लिक्विड स्टेट में नहीं जाता है। उसके एग्जांपल में जो सब्लिमेशन जिस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, सब्लिमेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि कोई भी सॉलिड डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है, वो लिक्विड में चेंज नहीं होता और पूरी तरह से चेंज हो जाता है, ठीक है। तो उसका जब मैंने एग्जांपल दिया था तो मैंने वहाँ पे आपको कैम्फर का और नेप्थलीन बॉल्स का दोनों का एग्जांपल दिया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका रीज़न जो हो जाएगा वो हो जाएगा ड्यू टू सब्लिमेशन, ठीक है। अब इस आंसर को केवल इतना ही नहीं लिखेंगे आप लोग पूरा लिखेंगे। नेप्थलीन बॉल्स डिसअपियर विदाउट लीविंग एनी सॉलिड ड्यू टू प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इन विच नेप्थलीन बॉल्स डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसेस स्टेट विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। इतना बड़ा आंसर आप लोग लिखेंगे, ठीक है। मैं आपको केवल रीज़न बता रहा हूँ। रीज़न क्या है कि सब्लिमेशन प्रोसेस हो रही है, नेप्थलीन बॉल्स डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये बाद में कोई भी सॉलिड नहीं बचता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सब्लिमेशन, ड्यू टू सब्लिमेशन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। वी कैन गेट स्मेल ऑफ परफ्यूम वाइल सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। कह रहा है कि जो परफ्यूम हम लोग लगाते हैं उसकी खुशबू जो है बहुत दूर तक जाती है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो इसका रीज़न ये है, मैंने आपको बताया था एक चीज़ कि जो गैसियस स्टेट होते हैं इनके बीच में पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है और इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है, ठीक है। तो अट्रैक्शन फोर्स कम होने की वजह से ये दूर तक ट्रेवल करते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत दूर से ही हमारे परफ्यूम की खुशबू जो है हमारे नाक तक आ जाती है, ठीक है। तो इसका जो हमारा रीज़न हो जाएगा वो हो जाएगा कि जो हमारा गैस है, गैस के पार्टिकल जो होते हैं वो हायर स्पीड से मूव करते हैं, हायर स्पीड ऑफ पार्टिकल, लेस अट्रैक्शन फोर्स एंड मोर डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। इसके ये सारे रीजंस हैं, ठीक है। तो ये देखिए, हायर स्पीड गैसियस के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर में फैल जाते हैं। क्यों फैल जाते हैं? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, ठीक है। इसीलिए जो हमारा ये परफ्यूम होता है इसका जो स्मेल होता है ये बहुत दूर तक आ जाता है, ठीक है। अगला है व्हाट इज़ फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट। यहाँ पे पूछ रहा है कि वाटर का फिजिकल स्टेट क्या होगा। पहला दिया है 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब कि नॉर्मल जो हमारा रूम टेम्परेचर है, जो हमारे आसपास का टेम्परेचर, जनरली हम लोग रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ही लेते हैं। तो पूछ रहा है कि रूम टेम्परेचर पे वाटर का फिजिकल स्टेट कैसा होगा। तो हम सभी जानते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर पे जो वाटर होता है वो किस स्टेट में पाया जाता है? लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। लिक्विड स्टेट में पाया जाता है 25 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पे। 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो 0 डिग्री सेल्सियस हम जानते हैं कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है। और तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस है और आइस का मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस है। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे दोनों फेज में पाया जाएगा, लिक्विड फेज में भी और सॉलिड फेज में भी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे ये सॉलिड और लिक्विड दोनों फेज में पाया जाएगा। तीसरा जो है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस, अब हम जानते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है, वाटर जो होता है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। तो साधारण सी बात है 100 डिग्री सेल्सियस पे भी ये दो फेज में पाया जाएगा, लिक्विड फेज में और गैस फेज में, ठीक है, ये दोनों फेज में पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गिव रीजन वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। कह रहा है कि आप रीज़न दीजिए कि जो वाटर होता है हमारा वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। रूम टेम्परेचर हमारा कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में हमारा रूम टेम्परेचर होता है। तो कह रहा है कि इस टेम्परेचर पे
जो वाटर होता है वो लिक्विड के फॉर्म में क्यों होता है, इसको आप एक्सप्लेन करिए, ठीक है। तो इसको आप लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसको हम लोग सभी जानते हैं कि वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, जो कि मेल्टिंग पॉइंट का मतलब कि वो सॉलिड से लिक्विड में कब चेंज होगा, जब 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर रहेगा तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इफ़ टेम्परेचर इज मोर देन 0 डिग्री सेल्सियस देन इट विल चेंज इनटू लिक्विड स्टेट, ठीक है। अगर 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर है तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है और उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जो हमारा रूम टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस से कम है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर होता है, और इनके बीच में अगर कोई टेम्परेचर है तो वो किस स्टेट में रहेगा, लिक्विड स्टेट में। तो यहाँ पे आप लोग आंसर लिखेंगे बिकॉज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज लेस देन रूम टेम्परेचर एंड बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन रूम टेम्परेचर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट इज लेस देन रूम टेम्परेचर एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ मोर देन रूम टेम्परेचर। तो बॉइलिंग पॉइंट पे हम जानते हैं कोई भी स्टेट गैस में चेंज होने लगता है और मेल्टिंग पॉइंट पे लिक्विड में चेंज होने लगता है। तो मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा है इसका टेम्परेचर और हमारा जो रूम टेम्परेचर है वो मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा है इसके वाटर के, और बॉइलिंग पॉइंट से कम है, इसलिए इसका स्टेट क्या होगा, लिक्विड स्टेट होगा, ठीक है। इसका स्टेट जो होगा लिक्विड होगा रूम टेम्परेचर पे। दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। कह रहा है कि एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड, रूम टेम्परेचर पे कोई आयरन का अलमारी है वो सॉलिड होता है, ऐसा क्यों होता है। तो आयरन हम जानते हैं कि हमारा क्या है, एक मेटल है, ठीक है। आयरन एक मेटल है, सॉलिड है, ठीक है। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट इज मोर देन रूम टेम्परेचर, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है, ठीक है। तो सॉलिड जो है वो आयरन जो है एक सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, मेटल हम जानते हैं सभी कि नॉर्मल टेम्परेचर पे आयरन जो होता है सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है, मतलब मेल्ट करने के लिए इसको ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा। अगर रूम टेम्परेचर से ज़्यादा लगभग बहुत ज़्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, लेकिन ये पूछ रहा है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पे आयरन अलमीरा जो है वो सॉलिड होता है, ऐसा क्यों होता है। तो आपको बताना है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, तो ना तो ये गैसियस फॉर्म में हो सकता है ना लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो जनरली हमारे मेटल होते हैं वो रिजिड होते हैं, ठीक है, रिजिड होते हैं। तो आयरन एक मेटल है और ये रिजिड होगा, रिजिड का मतलब इसका शेप जो होगा वो फिक्स्ड होगा, ठीक है, शेप फिक्स्ड होगा। इसलिए शेप फिक्स्ड किसका होता है, किसी भी सॉलिड का जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आप दो तीन रीज़न दे के देख सकते हैं। पहला रीज़न तो ये है कि इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है। दूसरा ये है कि ये रिजिड है क्योंकि मेटल है और रिजिड है इसलिए इसका शेप फिक्स्ड होगा, ठीक है। शेप फिक्स्ड किसका होता है, सॉलिड का होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वाई आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर। पूछ रहा है कि 273 केल्विन पे जो आइस होता है वो वाटर से ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट कॉज करता है, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए 273 केल्विन इज इक्वल टू कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस क्या होता है, आइस का 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। और वाटर का क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है। तो आइस क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अगर कोई चीज़ एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है आसपास से, जैसे हमने आपको इवापोरेशन का एग्जांपल एक दिया था, तो हमने बताया था कि इवापोरेशन में कोई चीज़ एनर्जी एब्जॉर्ब करती है तो फिर बाद में कूलिंग होता है। इसीलिए आइस जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा क्योंकि आइस क्या होगा, मेल्ट होगा,
ठीक है। आइस को मेल्ट होने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है, आइस को मेल्ट होने के लिए एनर्जी चाहिए। तो इस एनर्जी की वजह से जो ये एनर्जी लेगा उसको रीगेन करने के लिए एनर्जी रीगेनिंग में क्या होगा, कूलिंग कॉज होगी, ठीक है। लेकिन वाटर जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या होगा, वो फ्रीजिंग होगा, उसका मतलब वो सॉलिड फॉर्म में चेंज होगा। तो यहाँ पे साधारण सी बात ये है कि जो आइस होगा हमारा वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा लिक्विड में चेंज होने के लिए, इसलिए वहाँ पे कूलिंग ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आइस जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे या 273 केल्विन पे ज़्यादा इफेक्टिव होता है कूलिंग में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। यहाँ पूछ रहा है कि अगर कोई आदमी स्टीम से जल जाता है या बॉइलिंग वाटर से जल जाता है तो सबसे ज़्यादा सीवियर बर्न किस में होगा, सीवियर पेन किस में होगा। तो हम जानते हैं, हमने आपको बताया था एक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में क्या होता है, जब कोई वाटर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एब्जॉर्ब कर लेता है तब वो स्टीम में चेंज होता है। और बॉइलिंग वाटर क्या होता है, बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहता है, लेकिन स्टीम का टेम्परेचर क्या होता है, स्टीम क्या करता है, लेटेंट हीट एब्जॉर्ब किए रहता है। इसलिए जो स्टीम है हमारा, स्टीम बर्न जो होता है, स्टीम बर्न इज मोर पेनफुल, स्टीम बर्न इज मोर पेनफुल because it contains latent heat of vaporization। जो स्टीम होता है उसके अंदर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, जिसकी वजह से हीट से जो स्टीम से जलता है, जो भाप से जल जाता है वो उसको ज़्यादा सीवियर बर्न होता है, और बॉइलिंग वाटर से जो जलता है उसको कम सीवियर बर्न होता है। होता दोनों में है, लेकिन यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन स्टीम में क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी होता है, जिसकी वजह से ये मोर पेनफुल होता है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा है, नेम ABCDE&F इन द फॉलोइंग डायग्राम। ABCDEF और E और F के बारे में हमको बताना है। ये जनरली क्या है, हमारा जो प्रोसेसेस मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू बताया भी था हमारे लास्ट लेक्चर में, जो पिछला लेक्चर था हमारा उसमें मैंने आपको बताया था। इवापोरेशन के पहले जो हमारा लेक्चर था इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे क्या दिया है, अगर कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रही है तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में ए है, तो ए को क्या बोलेंगे, याद करिए, सॉलिड से अगर कोई चीज़ लिक्विड में चेंज हो रही है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मेल्टिंग या फ्यूज़न, ठीक है, मेल्टिंग या फ्यूज़न। तो ए में हो जाएगा हमारा मेल्टिंग या फ्यूज़न, ठीक है। अब बी में देख लेते हैं, कोई चीज़ लिक्विड से गैस में चेंज हो रही है, लिक्विड से गैस में, तो उसे क्या कहते हैं, वेपराइजेशन, ठीक है। कोई चीज़ लिक्विड से गैस में चेंज हो रही है तो उसे वेपराइजेशन कहते हैं। अब इसका उल्टा आ जाते हैं, गैस से अगर कोई चीज़ लिक्विड में आ रही है, मैंने आपको वाटर बॉटल का एग्जाम्पल दिया था कि अगर कोई चीज़ गैस से लिक्विड में चेंज हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है, कंडेंसेशन। अब लिक्विड से कोई चीज़ सॉलिड में आ रही है, डी हमारा, लिक्विड से कोई चीज़ सॉलिड में आ रही है तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग, ठीक है। कुछ भी, ये इन दोनों में से कोई भी टर्म आप लोग यूज़ कर सकते हैं, सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग। तो ABCD हो गया हमारा। ई देख लेते हैं, ई में क्या है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको एग्जांपल बताया था सब्लिमेशन का। सब्लिमेशन में क्या होता है, कोई भी सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड स्टेट में नहीं जाता है। तो ई का जो प्रोसेस होगा वो कौन सा प्रोसेस होगा, सब्लिमेशन प्रोसेस होगा, ठीक है। और लास्ट है हमारा एफ, गैस से जब कोई चीज़ डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, गैस से जब डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है तो क्या होता है, एफ जो होता है हमारा, एफ को क्या क्या कहेंगे यहाँ पे, डिपोजिशन कहेंगे, ठीक है, डिपोजिशन। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट गोइंग इन लिक्विड स्टेट, उस प्रोसेस को हम लोग डिपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है उसको हमने कंप्लीट किया। आप लोग इसको पॉज करके आराम से देख सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। और मैंने थोड़ा छोटा छोटा आंसर लिखा है, आप लोग पूरा एक्सप्लेन करके आंसर लिखेंगे। जो मेन पॉइंट है आंसर के उसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, उसी के बेसिस पे आप पूरा आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट को फिनिश कर दिया।
NCERT क्वेश्चंस के साथ। अब हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।